आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी ने कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक अवसर बताया। तमिलनाडु से 200 प्रतिनिधियों का दल काशी पहुंचा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विशिष्ट अतिथियों का किया स्वागत। प्रदेश की नई खेल नीति तैयार। खेलों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने पर दिया जाएगा जोर। और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच में 7 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज। रामपुर विधानसभा सीट पर नामांकन पत्रों की जांच आज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। माह भर चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत 17 नवंबर को तमिलनाडु से 200 प्रतिनिधियों के दल की काशी रवानगी के साथ हुई थी। ये दल बीती रात करीब 1 बजे वाराणसी पहुंचा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने बनारस रेलवे स्टेशन पर काशी की परंपरानुसार ढोल नगाड़ों और मंत्रोच्चार के बीच फूल मालाएं पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। ब्यौरा वाराणसी में मौजूद हमारे संवाददाता से। 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम की मेजबानी के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पूरी तरह तैयार है और आज विश्वविद्यालय प्रांगण के एमपी थिएटर ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद इस समागम की औपचारिक शुरुआत करेंगे। बीती रात वाराणसी पहुंचे 200 से अधिक तमिलनाडु के प्रतिनिधियों का दल भी इस कार्यक्रम में शामिल होगा। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री तमिलनाडु से आने वाले प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। उद्घाटन समारोह में प्रसिद्ध संगीतकार इलैया राजा द्वारा गायन और पुस्तक विमोचन जैसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के लिए वाराणसी में दोनों क्षेत्रों के हथकरघा, हस्तशिल्प, ओडीओपी उत्पादों, पुस्तकों, वृत्त चित्रों, व्यंजनों, कला रूपों, इतिहास, पर्यटन स्थलों आदि की 1 महीने लंबी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। भारत सरकार की ओर से काशी तमिल संगमम का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ये आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों की पुनर्स्थापना और उनका उत्सव मनाना है। तमिलनाडु और काशी देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्र हैं। यह कार्यक्रम दोनों संस्कृतियों के विद्वानों, विद्यार्थियों, दार्शनिकों, व्यापारियों, कारीगरों, कलाकारों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाने और अपने ज्ञान, संस्कृति तथा श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने और एक दूसरे के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करेगा। कार्यक्रम के तहत अगले 1 माह के दौरान तमिलनाडु से 2500 से अधिक प्रतिनिधि काशी आएंगे और यहां संगोष्ठियों तथा अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे वाराणसी में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि ये एक भव्य और ऐतिहासिक अवसर होगा जिसमें भारत के सांस्कृतिक जुड़ाव और तमिल भाषा की सुंदरता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के काशी आगमन पर उनका स्वागत किया है। उन्होंने तमिलनाडु से आए प्रतिनिधियों का भी स्वागत किया। तमिलनाडु से 9 शैव मठाधीशों का दल कल शाम वाराणसी पहुंचा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनका स्वागत नव्य भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर में किया। डमरुओं और हर हर महादेव के उद्घोष के बीच विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया गया। शैव मठाधीशों ने बाबा विश्वनाथ का विधिवत दर्शन पूजन किया। उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखा और इसकी अद्भुत बनावट और सुंदरता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर चाहते थे कि काशी और तमिल के बीच जो ज्ञान और संस्कृति का संबंध रहा है उसे जन जन तक पहुंचाया जाए। इसलिए काशी तमिल संगमम का ये आयोजन ऐतिहासिक होने जा रहा है। श्री प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए काशी और तमिल के बीच सदियों पुराने रिश्ते को नए सिरे से पुनर्जीवित किया जा रहा है।
इससे पूर्व श्री प्रधान कल सुबह वाराणसी के हनुमान घाट इलाके में मौजूद प्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के आवास पर गए और वहां 96 वर्षीय उनके भांजे केवी कृष्णन और उनके परिवार से मुलाकात की। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि महाकवि सुब्रमण्यम भारती का घर एक ज्ञान केंद्र और पावन तीर्थ है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण पर सुब्रमण्यम भारती जी की रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में खेल नीति 2022 को अंतिम रूप दे दिया गया है और जल्द ही इसे राज्य मंत्रिपरिषद के सामने पेश किया जाएगा। खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने लखनऊ में कहा कि नई खेल नीति वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर प्रतिभावान खिलाड़ियों को जरूरी प्रशिक्षण देने के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। इसके अलावा अन्य राज्यों की तर्ज पर जल्द ही खेल प्राधिकरण भी बनाया जाएगा और खेल गतिविधियों से संबंधित खेल कैलेंडर तैयार किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव खेल डॉक्टर नवनीत सहगल ने कहा कि प्रस्तावित नीति के तहत हर गांव में खेल का मैदान बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित नीति में कई अन्य प्रावधान भी किए गए हैं, जिसके तहत निजी क्षेत्र की खेल अकादमियों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। इसके अलावा सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से खेलों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी और सभी जिलों में जिला खेल केंद्र बनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि आगामी निकाय चुनाव में भाजपा राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जौनपुर के सिहीपुर स्थित भाजपा कार्यालय पर कल पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि भाजपा आज जिस मुकाम पर है वहां तक पार्टी को पहुंचाने में कार्यकर्ताओं की दशकों की मेहनत लगी है। उन्होंने कहा कि 5-6 पीढ़ियों ने पार्टी को अपने स्वर्णिम काल तक पहुंचने में मदद की है। श्री चौधरी ने कहा कि भाजपा समाज के सभी वर्गों के साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। श्री चौधरी ने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा आगामी निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच की गई। मैनपुरी लोकसभा सीट पर 7 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र विभिन्न त्रुटियों के कारण निर्वाचन आयोग ने निरस्त कर दिए। इस सीट पर 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। वहीं खतौली विधानसभा सीट पर एक भी प्रत्याशी का नामांकन खारिज नहीं हुआ। इस सीट से 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा रामपुर विधानसभा सीट पर कल नामांकन के अंतिम दिन 11 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। इस सीट पर नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। उपचुनाव वाली 3 सीटों पर प्रत्याशी 21 नवंबर तक अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। मतदान 5 दिसंबर को और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। मुख्तार अंसारी के पुत्र और मऊ से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को प्रयागराज सत्र न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अब्बास अंसारी को 4 नवंबर को हिरासत में लिया था। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की आशंका है। उत्तर पश्चिम हवाओं से मैदानी इलाकों में तापमान गिरेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमालय के पश्चिमी क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी ने कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक अवसर बताया। तमिलनाडु से 200 प्रतिनिधियों का दल काशी पहुंचा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विशिष्ट अतिथियों का किया स्वागत। प्रदेश की नई खेल नीति तैयार।
खेलों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने पर दिया जाएगा जोर। और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच में 7 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज। रामपुर विधानसभा सीट पर नामांकन पत्रों की जांच आज। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।